हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ बहुत सारे टॉपिक्स को। वीडियो बहुत छोटा छोटा बन जाता है, इसीलिए मैं एक एक करके नहीं बताती हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर देती हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगी। और अगर आप चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चीक। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चीक। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो ऑफ चीक इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड फेटल मेम्ब्रेन। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो चीक एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट के समय जब होता है, डेवलपमेंट होते रहता है और जो कवर्ड होता है उसका चीक एम्ब्रियो का मतलब प्रोटेक्शन के लिए जो कवर्ड लेयर होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, उसको फेटल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दिस मेम्ब्रेन डेवलप फ्रॉम द टिश्यू लेइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो। और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो एम्ब्रियो के आउटसाइड में डेवलप होता है। दिस मेम्ब्रेन इज नॉन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चीक। और यह मेम्ब्रेन चीक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। दिस मेम्ब्रेन प्लेज वाइटल रोल टू गिव प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो टू सप्लाई न्यूट्रिशन सब्सटेंस। और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसमें, तो एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन में और न्यूट्रिशन सब्सटेंस सप्लाई करने में। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इनटू द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। और एम्ब्रियो में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है फेटल मेम्ब्रेन इन चीक। द मेन फंक्शन ऑफ द फेटल मेम्ब्रेन आर to provide protection, nutrition, respiration and excretion to the embryo। तो जो फेटल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देना, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन देना। ऑल द फेटल मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड आफ्टर हैचिंग। और जितने भी फेटल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो डिसअपियर होते हैं हैचिंग के बाद। और ये जो है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चीक का डायग्राम है, तो देख लीजिए आप अच्छे से, आप लोग इसे एग्जाम में बनाइएगा। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फेटल मेम्ब्रेन। तो टाइप्स ऑफ फेटल मेम्ब्रेन में फेटल मेम्ब्रेन का 4 टाइप्स होता है। पहला है एमनियन, दूसरा कोरियन, तीसरा यॉर्क सेक एंड चौथा एलेंटोइस। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे एमनियन। द एमनियन इज अ थिन मेम्ब्रेन विच इज इवेंचुअली इनक्लोजेज द इंटायर डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द फ्लूइड फिल्ड सेक। और ये एमनियन मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक थिक मेम्ब्रेन होता है जो इनक्लोज होता है, जो इंटायर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है फ्लूइड फील्ड जो होता है, फ्लूइड सेक होता है, उसके इनक्लोज होता है, जैसे ये बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स में होता है। नेक्स्ट है कोरियन। कोरियन इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड इट कवर द एम्ब्रियो अदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। और कोरियन क्या होता है, कोरियन भी बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है और ये कवर होता है एम्ब्रियो एंड अदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और भी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है वो सबसे कवर होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एमनियोटिक फोल्ड ओवर द एम्ब्रियो। और ये कैसे बनता है, तो एमनियोटिक फोल्ड के फ्यूजन से बनता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे यॉर्क सेक। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर कंटेनिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एनक्लोजेज द यॉर्क ऑफ द एग। और ये क्या होता है, ये बहुत ही मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है और ये नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। और ये यॉर्क जो होता है, एग में जो यॉर्क होता है उसके क्लोज होता है। A yolk sac is also present in those fishes which have megalithical egg। और जो yolk sac जो होता है वो वैसे में चीज़ में, मतलब वैसे फिशेज में प्रेजेंट होता है जिसमें मेगालिथिकल एग पाया जाता है। फोर्थ नंबर में है यहाँ पे एलेंटोइस। एलेंटोइस इज एन एक्सक्रेटरी एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर।
इट इज़ अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो एलेंटोइड्स क्या होता है, ये एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का होता है और ये लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर में होता है और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है। तो ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में है द टर्म प्लेसेंटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीन्स फ्लैट केक। तो जो टर्म है प्लेसेंटा टर्म जो लिया गया है वो ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है फ्लैट केक। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फेटस में फॉर्म्ड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस। और प्लेसेंटा क्या होता है, वो फेटस जो होता है, फेटस जिसको हम लोग यंग वंस भी बोल सकते हैं, तो फेटस और मदर के बीच कनेक्शन जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। प्लेसेंटा इज फाउंड इन मैमल्स, और प्लेसेंटा क्या मैमल्स में पाया जाता है। डेवलपमेंट इज इंटरनल, और प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल होता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूटेरस ऑफ द मदर, और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो मदर के यूटेरस के इनसाइड में होता है। द एम्ब्रियो मेक्स कॉन्टैक्ट विथ द यूटेराइन वॉल बाय अ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, और जो एम्ब्रियो होता है वो कॉन्टैक्ट रहता है यूटेराइन वॉल से, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। देख सकते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा का ये डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पे 5 तरह का है, 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो पहला है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, इंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, हेमोकोरियल प्लेसेंटा एंड एंडोकोरियल प्लेसेंटा। तो चलिए 1 बाय 1 करके अब हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, प्लेसेंटा के क्लासिफिकेशन को। तो फर्स्ट है यहाँ पे एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटा, द विली ऑफ द कोरियन डिप्ड इनटू द वॉल। और ये प्लेसेंटा का एक सिंपल टाइप्स होता है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, और इसमें जो विली होता है जो कोरियन को डिप्ड करता है वॉल में। इट इज़ अ कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, और ये कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है। द न्यूट्रिटिव मैटरनल ब्लड पासेस थ्रू द, और हम लोग देखते हैं कि एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा जो होता है उसमें मैटरनल ब्लड जो है, मतलब जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है वो ब्लड के थ्रू कैसे पास होता है। तो सबसे पहले यहाँ मैटरनल एंडोथेलियम में जाता है, उससे फिर पास होता है मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में, उसके बाद यूटेराइन एपिथेलियम, उसके बाद कोरियन के बाद फेटल कनेक्टिव टिश्यू, और फेटल कनेक्टिव टिश्यू के बाद फेटल एंडोथेलियम टू रीच द फेटल ब्लड, और फिर फेटल एंडोथेलियम से फेटल ब्लड तक जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है पिग, हॉर्स, etc। तो ये है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, और ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर है इंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। द इंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, तो इंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा में हम लोग देखते हैं द इंडोथेलियम ऑफ द मदर मेक्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कोरियन एंड हेंस द नेम। तो इंडोथेलियम क्या होता है, जो इंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा होता है इसमें जो एंडोथेलियम होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है मदर के कोरियन से। द यूटेराइन एपिथेलियम एंड द मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू आर इरोडेड, और जो यूटेराइन एपिथेलियम होता है और मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू वो एक दूसरे से इरोडेड होता है। द न्यूट्रिशन मैटरनल पास थ्रू द, और देखते हैं हम लोग जो मैटरनल न्यूट्रिशन होता है वो कैसे पास होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैटरनल एपिथेलियम से कोरियन में जाता है, और कोरियन से फिर फेटल कनेक्टिव टिश्यू में, और फेटल कनेक्टिव टिश्यू से फिर फेटल एंडोथेलियम में। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है डॉग और काइट, और ये है इंडोथेलियोकोरियल का डायग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड नंबर सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। द मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद द कोरियन एंड हेंस द नेम इन दिस
टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज इरोडेड। और जो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कांटेक्ट करता है कोरियन में, और ये इसलिए इसको प्लेसेंटा नाम दिया गया है। दिस इज द न्यूट्रिटिव मैटरनल पास थ्रू। और देखते हैं अब हम लोग कि न्यूट्रिशन मटेरियल जो होता है वो कैसे पास होता है मैटरनल से ब्लड में। तो सबसे पहले मैटरनल इंडोथेलियम से मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में जाता है, फिर मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू से कोरियन में, कोरियन से फेटल कनेक्टिव टिश्यू में, और फेटल कनेक्टिव टिश्यू से फेटल इंडोथेलियम में। तो इसका एग्जाम्पल है सीप। 4 नंबर है हमारा हेमोकोरियल प्लेसेंटा। तो हेमोकोरियल प्लेसेंटा क्या है? द कोरियन ऑफ द एम्ब्रियो डायरेक्टली डीप इनटू द मैटरनल ब्लड साइनसेस। और जो कोरियन होता है वो एम्ब्रियो डायरेक्टली डीप करता है मैटरनल ब्लड साइनस में। और इसका एग्जाम्पल है मैन, मंकी, बैट्स, ईटीसी। और ये हमारा डायग्राम है इसका हेमोकोरियल प्लेसेंटा का। नेक्स्ट 5th नंबर है हेमो इंडोथेलियल प्लेसेंटा। द फेटल ब्लड वेसल्स डीप इनटू मैटरनल ब्लड पूल्स। और जो फेटल ब्लड वेसल्स होता है वो डीप होता है मैटरनल ब्लड पूल्स में। द मैटरनल ब्लड हैज ओनली वन बैरियर, द फेटल इंडोथेलियम, टू रीच द एम्ब्रियो। और जो मैटरनल ब्लड होता है वो बैरियर की तरह फेटल एंडोथेलियम में रिच करता है एम्ब्रियो में। और इसके एग्जाम्पल है रैबिट एंड राइट्स। और ये डायग्राम है हेमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा का। तो अभी हम लोग 2 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर चुके, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ईचेक और प्लेसेंटा को। अब हमारा आज का तीसरा टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। मेटामॉर्फोसिस कैन बी डिफाइंड एज अ रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम एन इमेच्योर लार्वल लाइफ टू अ सेक्सुअली एडल्ट फ्रॉम इन्वॉल्विंग मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एंड हैबिट चेंजेस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ये एक तरह का चेंजेस होता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से होता है इसमें चेंजेस, जो कंप्लीट मतलब कि पूरा तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, चेंज हो जाना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे जब कोई इमेच्योर लार्वा रहता है तो वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट तक ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, उसी को बोला जाता है। उसके जो फंक्शन में चेंजिंग हो जाता है, हैबिट में चेंजिंग हो जाता है, सब में चेंजिंग हो जाता है, उसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस है एमेटाबॉली। एमेटाबॉली में क्या होता है? नो मेटामॉर्फोसिस, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। द यंग वंस रिजिम्बल्स द एडल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ लाइफ। और जो यंग वंस है वो रिजिम्बल्स होता है, ऐसा लगता है जैसे एडल्ट्स की तरह रिजिम्बल्स होता है स्ट्रक्चर और मोड में। और इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एग है, एग के बाद फिर इमेच्योर स्टेज आता है, और इमेच्योर के स्टेज के बाद फिर ये एडल्ट में फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर है हम लोग पोरोमेटाबोली और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें जो है निम्फ होता है। जैसे फर्स्ट में ए मेटाबॉली था तो उसमें लार्वा था, तो लार्वा एक स्टेज जो पोरोमेटाबॉली होता है इसमें लार्वल स्टेज के ना होके इसमें क्या होता है? निम्फ होता है, मतलब एक के बाद निम्फ होता है। Which resembles the adult insect in the form and mode of life but is without wings and gonads। और इसमें क्या होता है? जो एडल्ट होता है वो विदाउट विंग होता है, विदाउट विंग और विदाउट गोनाड्स होता है। और मोड ऑफ लाइफ जो होता है वो एक इंसेक्ट की तरह होता है और बिना पंख और गोनाड्स का होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच, ग्रासहोपर, टर्माइट्स, बग्स, इटिज्म। और ये यहाँ पे पोरोमेटाबॉली का ये डायग्राम दिया हुआ है।
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे हेमी मेटाबॉली और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो हेमी मेटाबॉली और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, इसमें नाइड होता है और ये डिफर फ्रॉम द एडल्ट इन स्ट्रक्चर एज वेल एज द मोड ऑफ लाइफ। और जो हेमी मेटाबॉली इंसेक्ट जो होता है वो डिफर होता है एडल्ट से। किस तरह से, तो स्ट्रक्चर में भी डिफर करता है और मोड में भी डिफर करता है। इट हैज़ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड विंगलेस। और इसमें क्या होता है, गिल्स जो होता है, गिल्स और रेस्पिरेशन, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है और ये विंगलेस होते हैं। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस गिल्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्रैकिया एंड विंग्स आर डेवलप्ड। और जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो यहाँ पे गिल्स रिप्लेस्ड हो जाता है ट्रैकिया के द्वारा और विंग जो होता है वो डेवलप हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमोसेलफिश। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सबसे पहले एक आया, एक से यहाँ पे विंगलेस इंसेक्ट है और विंगलेस के बाद फिर एपियर विंग्स, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे विंग निकलना शुरू किया है और फिर ये एडल्ट जब बन जाता है तो पूरी तरह से विंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ 4th नंबर है होलो मेटाबॉली और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो होलो मेटाबॉली और कंप्लीट मॉर्फोसिस में लार्वा होता है और एग के बाद इसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। डिफर फ्रॉम द एडल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर मोड ऑफ लाइफ। और ये भी क्या करता है, डिफर करता है स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ में एडल्ट से। द लार्वा चेंजेस इनटू एन इनएक्टिव कॉल्ड प्यूपा। और जो लार्वा जो होता है, लार्वा चेंज होता है इसमें प्यूपा, पहले एग आता है, एग के बाद लार्वा, फिर लार्वा के बाद प्यूपा। विच अंडरगोज हिस्टोलिसिस। तो हिस्टोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ अनवांटेड ऑर्गन। जिस ऑर्गन का जरूरत नहीं होता उसको ब्रेक डाउन हो जाता है। और हिस्टोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन। हिस्टोजेनेसिस बोले तो जिस ऑर्गन की जरूरत होती है उस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है टू बिकम एडल्ट होने तक। और इसका एग्जाम्पल है बटरफ्लाइज, मॉथ, हॉर्स फ्लाइज, बीज, एंड्स, वैप्स, मॉस्किटोज, etc। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एग है, एग के बाद ये लार्वा में कन्वर्ट हुआ, लार्वा के बाद प्यूपा और फिर प्यूपा के बाद ये बटरफ्लाई बन गया। तो ये मैंने बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लिया था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा हाइपर मेटाबोली और हाइपर मेटामॉर्फोसिस। ईच लार्वा स्टेज और निम्फ डिफर फ्रॉम द अदर इन हैबिट्स, फूड एंड मोड ऑफ लिविंग। और इसमें क्या होता है, जितने भी लार्वल स्टेज होते हैं वो निम्फ डिफर करते हैं अदर जो दूसरे होते इंसेक्ट्स होते हैं उनमें, फूड में, मोड में, लिविंग में, सब में डिफर करते हैं। तो यहाँ पे हाइपर मेटाबॉली का एग्जाम्पल है ब्लिस्टर बीटल। तो ब्लिस्टर बीटल में क्या, एग है, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रीजेनरेशन। तो अब हम लोग देखते हैं रीजेनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट कॉल्ड रीजेनरेशन। और रीजेनरेशन क्या होता है, जो खोया हुआ बॉडी का पार्ट्स होता है उसको फिर से पूरी तरह से वापस पाना ही रीजेनरेशन कहलाता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस फाउंड इन लोअर ग्रुप एज वेल एज हायर ग्रुप। और ये क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये पाया जाता है लोअर ग्रुप में भी और हायर ग्रुप में भी। रीजेनरेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट। और जो ह्यूमन बॉडी नहीं बोल सकते, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो लॉस्ट पार्ट होता है उसका रिप्लेसमेंट ही रीजेनरेशन कहलाता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। और ये मॉर्फोजेनेसिस का बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इट मे बी रिप्लेसमेंट ऑफ डेड और डैमेज सेल। और ये क्या होता है, रीजेनरेशन का मतलब होता है डेड और डैमेज सेल का रिप्लेसमेंट होना। अब हम लोग रीजेनरेशन का हिस्ट्री देखते हैं। रीजेनरेशन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक रीजेनरेशन एनिमेलियन। तो रीजेनरेशन को फर्स्ट किसके द्वारा स्टडी किया गया था, तो एरिस्टोटल के द्वारा उसके बुक रीजेनरेशन एनिमिलिया में किया गया था। ट्रिम्बले इन 1740 फर्स्ट डिस्क्राइब रीजेनरेशन इन हाइड्रा। और जो ट्रिम्बले नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने 1740 में फर्स्ट बार डिस्क्राइब किया था रीजेनरेशन को हाइड्रा में।
मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन इन एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में कैसे रीजनरेशन होता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉन्ड हेलिंग, द वॉन्ड माइग्रेट एंड स्प्रेड ओवर द एक्सपोज्ड सरफेस फ्रॉम एपिडर्मल सेल। तो यहाँ पे जो वॉन्ड हेलिंग होता है, घाव जिसको हम लोग बोलते हैं, तो घाव का हेलिंग जो होता है ये माइग्रेट करता है और स्प्रेड करता है कहाँ पे, तो एपिडर्मल सेल की तरफ जो होता है वो स्प्रेड करता है, तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट है ब्लास्टेमा, ब्लास्टेमा या बर्ड फॉर्मेशन। अ फ्यू डेज लेटर अनडिफरेंशिएटेड सेल एक्यूमुलेट इनसाइड द एपिडर्मिस रिजल्टिंग इन द ब्लज। और कुछ ही दिनों में क्या होता है, जैसे जब कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म होता है उसका कुछ भी बॉडी पार्ट्स टूट जाता है तो अनडिफरेंशिएट सेल जो होता है वो टूट जाता है, तो उसके इनसाइड से क्या होता है, एक एपिडर्मिस से एक नया ब्लज का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। Redifferentiation and metamorphosis, the blastema develops rudiments of the lost organ। और इसमें क्या होता है कि जो रीडिफ्रेंशिएशन और मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो ब्लास्टेमा को डेवलप करता है रूडिमेंट में, लोस्ट ऑर्गन में। नेक्स्ट है ग्रोथ, द रीजेनरेटेड लिम्ब इंक्रीजेज एंड अटेन्स द साइज ऑफ नॉर्मल लिम्स। और रीजेनरेट क्या होता है, लिम्स होता है, लिम्स जो होता है वो इंक्रीज होता है और अटेन्स होता है नॉर्मल साइज ऑफ ए नॉर्मल लिम्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है, तो पहला यहाँ पे टेम्परेचर, नर्वस टिश्यू, फूड, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो अब हम लोग देखते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ अ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वेयर एन एग एंड अ स्पर्म आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द वुमन बॉडी इन अ लेबोरेटरी। तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है, इसे एक हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो एग और स्पर्म होता है वो वुमन के बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइज्ड होता है लैब में। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज यूज टू ओवरकम इनफर्टिलिटी एंड सपोर्ट सैरोगेसी। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इनफर्टिलिटी को सपोर्ट करता है और सैरोगेसी को। It was first successfully performed in 1978 when IVF gave birth to Louis Braun। और ये क्या था कि सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1978 में IVF के द्वारा, जब IVF के द्वारा फर्स्ट बर्थ दिया गया था लुइस ब्राउन को। तो अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ IVF। मेथड ऑफ IVF क्या होता है, स्टिमुलेशन और सुपर ओवुलेशन, रिट्राइवल ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोपोर्शन, एक फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। तो यहाँ पे इसका 5 मेथड, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग सब देखते थे। यहाँ पे फर्स्ट है स्टिमुलेशन। नॉर्मली अ वुमन प्रोड्यूस 1 एग पर मंथ, बट फॉर IVF प्रोड्यूसर्स डॉक्टर्स गिव ड्रग टू वुमेन to produce several eggs in a month. These eggs are examined from time to time to pick the healthiest one in the next step। और स्टिमुलेशन में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग बोले तो वुमेन के द्वारा 1 एग पर मंथ प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन IVF के द्वारा किया जाता है। IVF जो होता है इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ड्रग्स दिया जाता है जिससे कि जो वुमेन्स है वो मंथ में बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस करे, जिससे जो क्या होता है उसके ह्यूमन बॉडी से एग को निकाल करके उसे बाहर में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिट्राइवल ऑफ एग। द एग आर रिट्राइव फ्रॉम द फीमेल बाय ए प्रोसीड्यूर नॉन एज ट्रांसवेजिनल ओसाइट रिट्राइवल। और जो एग होता है वो रिट्राइव होता है फीमेल में, प्रोसीड्यूर होता है और इसे ट्रांसवेजिनल ओसाइट रिट्राइवल कहा जाता है। An oocyte selection is performed to select the egg that has the highest chance to fertilization। और इसमें क्या होता है, जो oocyte होता है इसका सिलेक्शन परफॉर्म्ड होता है, वो एग में होता है और ये हाईएस्ट चांस होता है फर्टिलाइजेशन का।
नेक्स्ट है इसका यहाँ पे, द स्पर्म आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेमन बाय रिमूविंग इनएक्टिव सेल्स एंड सेमिनल फ्लूइड इन अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्म वॉशिंग। और जो इसमें क्या होता है, द स्पर्म आर एक्सट्रैक्टेड, जो स्पर्म होता है वो सेमन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये सेमिनल फ्लूइड के प्रोसेस से ये स्पर्म वॉशिंग किया जाता है। नेक्स्ट है एग फर्टिलाइजेशन। द फीमेल एग एंड मेल स्पर्म आर इंक्यूबेटेड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एग फर्टिलाइजेशन में होता है फीमेल एग और मेल स्पर्म को इंक्यूबेट किया जाता है, एक जगह रखा जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। The sperm generally enters the egg and insemination is carried out, but in cases where sperm motility is low, the sperm is directly injected into the egg। और क्या होता है कि जब जनरली ऐसा होता है जब स्पर्म जो है वो इंटर्स करता है और इंसेमिनेट करता है, तो कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो लॉ हो जाती है और जो स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, तो वैसे सिचुएशन में जो स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एग में। नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द फर्टिलाइज्ड egg divides to form an embryo. The embryo divides by cleavage to form a blastocyst after 5-6 days in incubation। और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डिवाइड होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो डिवाइड होता है क्लीवेज में, क्लीवेज से फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। कब, तो 5 to 6 डेज इंक्यूबेशन के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर। The embryo is transferred to the uterus after 5-6 days in active division। और एक्टिव डिवीजन में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको 5-6 डेज में यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाता है। The number of embryos that are transferred depend on the age of women and एनी अदर हेल्थ। और जो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज होता है वो कितना ट्रांसफर्ड करना वो डिपेंड करता है कि महिला का एज कितना है और वो उसका हेल्थ कैसा है। द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड थ्रू ए ट्यूब लाइक apparatus कॉल्ड कैथेटर विच गोज अप थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाइनल इनटू द ओम। और जो एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र होता है वो ट्यूब लाइक एक apparatus होता है जिसे हम लोग कैथेटर कहते हैं, और उसी के द्वारा इसको सर्विक्स या सर्विक्स से एंड वेजाइना में के थ्रू वॉम्ब में ट्रांसफ़र किया जाता है। द एम्ब्रियो देन स्टिक टू द यूटेराइन लाइनिंग एंड रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो स्टिक हो जाता है, यूटेराइन में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और फिर ये रिजल्ट फॉर्मेशन करता है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। द ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइज्ड एंड डेवलपिंग एग इनटू द यूटेरस ऑफ ए मदर इज कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, डेवलपिंग एग होता है, उसको यूटेरस में ट्रांसफ़र करना ही एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी कहलाता है। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन फॉर्म एनिमल एंड ह्यूमन बींग। और ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है एनिमल और ह्यूमन बींग में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन ह्यूमन। इन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक द ह्यूमन एग इज फर्टिलाइज्ड in vitro outside the body and the embryo is transferred into a mother by following a step। तो एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र ह्यूमन में कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। द मदर इज एग्जामिन क्लिनिकली। में सबसे पहले मदर को क्या किया जाता है, क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है, उसका जांच पड़ताल किया जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सी इज गिवन गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन। और फिर उसको गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है। मैच्योर ओसाइट इज कलेक्टेड यूजिंग लैपोस्केप। और लैपोस्केप के द्वारा जो मैच्योर ओसाइट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ केप्ट इन अ कल्चर मीडियम। और उसे फिर कल्चर मीडियम में रखा जाता है। द सेमन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फादर। और फादर से सेमन का कलेक्शन किया जाता है। इट इज सेंट्रीफ्यूज्ड एंड द कंसेंट्रेट इज एडेड टू द कल्चर मीडियम। और जब फादर से सेमन का कलेक्शन करके उसे कल्चर मीडियम में रखा जाता है। द कल्चर मीडियम इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस। और जो कल्चर मीडियम होता है उसको इंक्यूबेट किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस में। और फिर फर्टिलाइज टेक्स प्लेस। तो देन फर्टिलाइजेशन होता है। इट फर्स्ट क्लीवेज अकर्स 24 to 30 आवर्स आफ्टर द एडिशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म के एडिशन होने के
24 से 30 घंटे बाद फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है। द एम्ब्रियो बिलो 16 सेल स्टेज इज सेलेक्टेड फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और जब 16 सेल स्टेज हो जाता है तो सिलेक्टेड होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। द एम्ब्रियो इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूटेरस ऑफ ए मदर यूजिंग ए कैथेटर एंड कैनुला, और जो एम्ब्रियो का इंट्रोडक्शन होता है वो क्या मतलब ट्रांसफ़र जो होता है वो यूटेरस में होता है, मदर के यूटेरस में, जिसमें जैसे किसके द्वारा, कैथेटर एंड कैनुला के द्वारा। ये इसका ड्राइंग है। नेक्स्ट वी कैन सी दैट advantage of embryo genetically superior animal can be produced, और ये जो एडवांटेज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो जेनेटिकली सुपीरियर एनिमल्स में प्रोड्यूस किया जाता है। अ सिंगल फीमेल कैन बी डिनोट सेवरल एम्ब्रियोज, और जो सिंगल फीमेल्स होता है उसमें डोनेट किया जाता है सेवरल, बहुत सारे एम्ब्रियो जो होते हैं उसको डोनेट किया जाता है। एम्ब्रियोज कैन बी प्रोड्यूस्ड इवन फ्रॉम एवरी ओल्ड एनिमल्स, और जो एम्ब्रियोज होता है वो प्रोड्यूस होता है बहुत सारे जो एवरी मतलब बोल सकते हैं जो ओल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें प्रोड्यूस किया जाता है। एम्ब्रियोज कैन बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम फ्यूचर यूज, और जो ये एम्ब्रियोज होते हैं वो फ्यूचर जो मतलब प्रिजर्व किए जाते हैं फ्यूचर यूज के लिए। इनफर्टाइल मदर कैन डेवलप अ बॉडी, और जो इनफर्टाइल मदर जो होते हैं वो भी बॉडी मतलब बेबी का डेवलप कर सकते हैं। तो आज बहुत सारा टॉपिक्स का डिस्कस हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस चैनल से बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।